जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस स्टडी चैनल पे। तो दोस्तों, हम लोग साइंस का जो है प्रैक्टिस सेशन देख रहे थे, जिसमें जिस भी किसी एग्जाम में जिसमें साइंस आता हो उस सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी का शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर पहला है, किसी वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई निम्न में से क्या है। ऑप्शन ए है द्रव्यमान, बी है घनत्व, सी है तापमान और डी है आयतन। तो सबसे पहले हम जड़त्व को समझते हैं कि जड़त्व क्या होता है। जड़त्व जो होता है, जड़त्व किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण क्या करता है, जिसके कारण वह जो है अपना स्थिति परिवर्तन करने का विरोध करता है। इसी प्रॉपर्टी को जड़त्व बोलते हैं। तो जड़त्व किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण क्या करता है, वो अपना स्थिति परिवर्तन करने का विरोध करता है। इसका मतलब है कि कोई ऑब्जेक्ट यदि मूवमेंट में है तो वो मोशन में ही रहना चाहता है, और कोई ऑब्जेक्ट स्थिर है तो स्थिर ही रहना चाहता है। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं जड़त्व का नियम। और जड़त्व के कारण ही कोई क्या करता है, कोई भी वस्तु है अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। और वस्तु का जड़त्व जो है द्रव्यमान पर डिपेंड करता है। कोई भी वस्तु का जो जड़त्व है वो किस पे डिपेंड करता है, द्रव्यमान पे, यानी मास पे डिपेंड करता है। जिस ऑब्जेक्ट का जो है द्रव्यमान ज़्यादा होगा उसमें जड़त्व ज़्यादा होगा, और जिसका ऑब्जेक्ट का जो है द्रव्यमान कम होगा उसका जो है जड़त्व कम होगा। तो कुल मिला के हम बोल सकते हैं ना कि जड़त्व का जो मापन करता है वो द्रव्यमान के द्वारा होता है। इसलिए जो है ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, किसी वस्तु का द्रव्यमान का मापन किसका मापन कहलाता है। तो द्रव्यमान से हम लोग किसको मेजर करते हैं, जड़त्व का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, वस्तु के जड़त्व को निम्न में से किसमें मापा जाता है। तो वस्तु के जड़त्व को हम लोग द्रव्यमान से मापते हैं। ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, द्रव्यमान की परिभाषा क्या है। तो द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्यमान किसी वस्तु में पदार्थ की जितनी मात्रा होती है उसे उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किसी वस्तु में होने वाले पदार्थ की राशि या फिर पदार्थ की मात्रा को उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। ऑप्शन है किसी वस्तु का द्रव्यमान दिशाहीन होता है इसलिए अदिश राशि है, ये इसका परिभाषा नहीं है। ये जो है ए बी और सी जो है इसका द्रव्यमान का परिभाषा नहीं है। ऑप्शन जो है डी पदार्थ के क्या क्वांटिटी को बताता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे जो है आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान किसको बोलते हैं, मास को, और आयतन वॉल्यूम, ये किसके बराबर होता है, घनत्व के, संवेग के, जड़त्व के, बल के। तो घनत्व क्या होता है, डेंसिटी को रो से दिखाते हैं, ये होता है मास बाय वॉल्यूम। तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। तो डेंसिटी जो होता है द्रव्यमान बटा वॉल्यूम होता है, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मास का होता है केजी और वॉल्यूम का होता है मीटर क्यूब। तो केजी पर मीटर क्यूब जो है इसका यूनिट हो जाएगा डेंसिटी का। संवेग बराबर होता है पी इज इक्वल होता है एम बी, यानी द्रव्यमान और वेलोसिटी यानी वेग का गुणनफल को संवेग बोलते हैं। जड़त्व तो पता है, जड़त्व किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण क्या करता है कि वह जो स्थिर है तो स्थिर ही रहना चाहता है, वो या फिर मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहता है, मतलब वो अपना अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। इसी प्रॉपर्टी को जड़त्व बोलते हैं। और बल, फोर्स इज इक्वल होता है एम ए, और फोर्स का जो यूनिट होता है इसका यूनिट होता है न्यूटन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान क्या कहलाता है। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या कहलाता है, डेंसिटी कहलाता है, यानी घनत्व। ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, यदि किसी वस्तु का भार जो है 200 न्यूटन है तो इसका द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। और जी का मान जो है, इसमें जी का मान दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड। तो भार W इज इक्वल टू होता है एम जी। W है भार, वेट, तो W का वैल्यू दिया हुआ है 200 न्यूटन,
मास हमको पूछा और जी का वैल्यू दिया हुआ है 10, 0 से 0 कैंसिल, तो m इज इक्वल टू हो जाएगा 20 kg। 20 kg किसमें, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, बल बटा त्वरण यानी फोर्स बटा एक्सीलरेशन जो है किसके बराबर होता है, संवेग, गति, द्रव्यमान या फिर दाब। न्यूटन के सेकेंड लॉ से हम लोग क्या जानते हैं, न्यूटन के सेकेंड लॉ से एफ इज इक्वल टू होता है एम ए, तो एफ और ए को हम नीचे ले आएंगे, ये हो जाएगा एम यानी द्रव्यमान, तो द्रव्यमान बराबर हो जाएगा एफ बाई ए, ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता है। ऑप्शन ए है द्रव्यमान, बी है शील, सी है पृथ्वी का आकार और डी है गहराई। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए द्रव्यमान। जो गुरुत्व त्वरण का मान जो है गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं होता है द्रव्यमान, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या जानते हैं किसी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है मास होता है इसके त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता है। और यही कारण है कि जब अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु को जो हम मुक्त रूप से यानी फ्रीली जो है नीचे गिराते हैं तो ऊर्ध्व पर जो है समान त्वरण कार्य करता है। और ऐसे भी जो त्वरण होता है वो क्या बोलते हैं द्रव्यमान पर डिपेंड ही नहीं करता है। जैसे यहाँ पे स्मॉल जी इज इक्वल टू होता है जी एम बाई आर स्क्वायर, ये तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। और एम जो है ये मास ऑफ अर्थ है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट के द्रव्यमान पर तो ये डिपेंड ही नहीं कर रहा है। और आर है रेडियस ऑफ अर्थ, तो इसीलिए जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, 450 न्यूटन भार वाली लड़की का द्रव्यमान क्या होगा। तो W इज इक्वल टू होता है mg, और यहाँ पे भार दिया हुआ है 450 न्यूटन, हमको द्रव्यमान निकालना है। और जब यहाँ पे g का वैल्यू नहीं दिया हुआ रहता तो g को हम लेते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू 9.8। अब m इज इक्वल टू हो जाएगा 450 डिवाइड बाई 9.8, ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में 0 आएगा। अब हम इसको 4500 को 98 से डिवाइड करेंगे तो 45.9 आएगा, और जो है 45.9 kg में आएगा, क्योंकि मास का यूनिट क्या होता है kg। तो ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, एक वस्तु का भार जो है 980 न्यूटन है, यदि गुरुत्व त्वरण जो है 9.8 मीटर पर सेकेंड है स्क्वायर है, तो वस्तु का जो है द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो W इज इक्वल होता है mg, W दिया हुआ है 980 न्यूटन, हमको मास निकालना है m, और g का वैल्यू दिया है 9.8, ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा। 98 जो है 10 बार में कट जाएगा, और यह जब 10 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो m इज इक्वल टू आ जाएगा 10 इंटू 10 यानी 100 kg, 100 kg यानी ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, किसी ऑब्जेक्ट का खाली स्थान नियत है और स्थान बदलने पर नहीं बदलता है। ऑप्शन ए है वेग, बी है द्रव्यमान, सी है गति और डी है भार। तो किसी ऑब्जेक्ट का जो नियत रहता है यानी जो कांस्टेंट रहता है वो होता है द्रव्यमान रहता है। द्रव्यमान जो है हमेशा कांस्टेंट रहता है और स्थान बदलने पर नहीं बदलता है। द्रव्यमान क्या होता है, पदार्थ की मात्रा होता है। कोई यहाँ पे पदार्थ है, जैसे ये एक ईंट है, मान लीजिए ये ब्रिक है, ब्रिक में जितना ये पदार्थ यहाँ पर है इसको आप कहीं भी ले जाइए, धरती से बाहर चंद्रमा कहीं भी ले जाइए, तो इसका जो है द्रव्यमान नहीं बदलता है स्थान बदलने पर, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है द्रव्यमान। और यहीं पे हम भार का बात करें तो भार क्या होता है, किसी वस्तु को पृथ्वी जिस बल से अपनी ओर जो खींचती है उसी को उस वस्तु का भार कहते हैं। तो भार क्या होता है, किसी वस्तु को पृथ्वी जो है जिस बल से अपनी ओर खींचती है उसे उस वस्तु का भार कहते हैं। और भार जो होता है, इसका भार का यूनिट का बात करें तो भार का यूनिट जो होता है वो होता है न्यूटन, और ये जो है गुरुत्व त्वरण पर डिपेंड करता है, इसलिए जो है
कोई भी ऑब्जेक्ट का जो है भार जो है हमेशा जो है अलग अलग जगह पे चेंज होते रहता है, मतलब कि इसे परिवर्तनीय होता है, परिवर्तनीय होता है भार। जबकि द्रव्यमान जो है हमेशा ये कांस्टेंट रहता है, ये नहीं बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, किसी पिंड का जो संवेग है 50 kg मीटर पर सेकेंड है और वेग है 5 मीटर पर सेकेंड, उस पिंड का द्रव्यमान क्या होगा? तो संवेग यानी मोमेंटम जो होता है p होता है m इंटू भी, यानी द्रव्यमान और वेग का गुणनफल को हम लोग संवेग बोलते हैं। तो यहाँ पे संवेग का वैल्यू p का वैल्यू दिया हुआ है 50 kg मीटर पर सेकेंड, और हमको द्रव्यमान निकालना है m, और वेलोसिटी दिया हुआ है 5। तो 5 से इसको काटेंगे तो 10 बार में, तो m इज इक्वल टू हो जाएगा 10 kg। ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे p इज इक्वल होता है m भी, इसका यूनिट की बात करेंगे तो मास का होता है kg और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड। तो जो संवेग जो हो जाएगा इसका यूनिट जो होता है वो kg मीटर पर सेकेंड, और संवेग जो है एक सदिश राशि है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, यदि बल F और त्वरण A दिया हो तो वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा? तो हम लोग जो है न्यूटन का सेकेंड लॉ से जानते हैं, क्या सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन, F इज इक्वल टू होता है ma। तो हमको यहाँ पे मास निकालना है, तो मास को हम ऐसे ही रखने देते हैं और जो है त्वरण A को इधर ले आते हैं, तो m इज इक्वल टू F बाई A हो जाएगा। ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण जो है न्यूटन के गति का पहले नियम को दर्शाता है? तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, और कौन सा जो है सही आंसर हो जाएगा न्यूटन की गति का पहले नियम का एग्जाम्पल कौन वाला है? ऑप्शन ए है, जब हम कार चलाना बंद करते हैं तो साइकिल धीमी हो जाती है, तो कोई लॉजिक ही नहीं है। ऑप्शन बी है, तेजी से आती हुई क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय क्षेत्र रक्षक जो है बॉल को बॉल के साथ साथ बॉल के साथ धीरे धीरे अपने हाथ पीछे की ओर ले जाता है। ये जो है सेकेंड लॉ का एग्जाम्पल है। सेकेंड लॉ क्या बोलता है? किसी वस्तु का संवेग परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के समानुपाती होता है, यानी जो अप्लाइड फोर्स होता है वो संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती और टाइम के जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी फोर्स और टाइम के बीच में क्या होता है, देखिए उल्टा रिलेशन है। क्या होता है, तेज गति से आते हुए क्रिकेट जो खिलाड़ी होता है वो क्या करता है, क्षेत्र रक्षक जो होता है बॉल के साथ साथ अपने हाथ को पीछे करता है, मतलब कि टाइम को बढ़ाने का कोशिश करता है ताकि उसको फोर्स कम लग सके। तो ये जो है सेकेंड लॉ का सेकेंड लॉ का जो है एग्जाम्पल है ऑप्शन नंबर बी। सी है, जब एक बस अचानक शुरू होती है तब यात्रियों को जो है यात्री जो है पीछे की ओर झटका लगता है, ये जो है सही हो जाएगा। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग कोई ऑब्जेक्ट जो है गति में तो गति में ही रहना चाहता है, या तो फिर स्थिर में तो स्थिर में ही रहना चाहता है। जब बस पे यात्री लोग बैठे होंगे तो सबसे पहले तो बस खड़ा होगा, बस क्या होगा सबसे पहले तो खड़ा होगा, तो इस पर बैठे हुए यात्री जो है स्थिर रहें, तो वो अपने जो है फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग उन लोग स्थिर ही रहना चाहता होगा। लेकिन जैसे ही बस जो है मोशन में आ जाएगा, बस तो मोशन में आ जाएगा, लेकिन जो है इन लोग जो है स्थिर में ही रहना चाहेंगे, इसलिए जो है झटका लगता है। तो ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे डी है, रॉकेट लॉन्च करना, ये जो है थर्ड लॉ का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, यदि हम पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाएं तो कुछ पत्तियां जो है पेड़ से अलग हो जाती है, यह खाली स्थान के कारण होता है। तो ये होता है जड़त्व के कारण। जड़त्व के क्या होता है, अभी बताए थे कि जड़त्व जो है किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वो अपना स्थिति परिवर्तन का विरोध करता है। मतलब सबसे पहले ये पेड़ है तो पेड़ का पत्ती क्या है, रेस्ट में है, रेस्ट में है तो हम उसको मोशन में लाएं, मतलब वो रेस्ट का जो है वो जो है मोशन का विरोध करेगा, इसलिए जो है वो इस पत्ती जो है रेस्ट में रहना चाहेगी, इसलिए जब उसमें हम हिलाते हैं तो जो पूरा जो है पार्ट जो है मूवमेंट में आता है, इसलिए वो जो है जड़त्व के कारण नीचे गिर जाता है। ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, गति का जो है तीसरा नियम खाली स्थान और वेग के बीच का संबंध प्रदान करता है। तो गति का जो है गति का जो तीसरा नियम जो है किसके और किसके बीच का संबंध बताता है? गति का जो तीसरा नियम है वो जो है स्थिति और वेग के बीच का संबंध बताता है। तो तीसरा नियम क्या होता है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो भी और यू तो क्या है, वेग है, और यहाँ पे ए जो है
एक्सीलरेशन है, त्वरण, वो तो कांस्टेंट रहता है, और एस जो है ये डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है, तो यानी कि ये स्थिति है। तो यहाँ पे देखिए स्थिति और वेग के बीच में संबंध बताता है गति का तीसरा नियम। गति का तीसरा यहाँ पे इक्वेशन बोलना जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। 3 kg की एक पिस्तौल से 180 मीटर पर सेकेंड वेग से एक 40 ग्राम की गोली जो है क्षैतिज रूप से चलाई गई, तो पिस्तौल का जो है प्रतिक्षेप वेग कितना होगा। प्रतिक्षेप वेग यानी रिकॉइल वेलोसिटी जो है कितना होगा। हम लोग जब कोई बंदूक से गोली चलाते हैं, तो जब यहाँ से जो है बुलेट फायर होता है, तो इस बंदूक पर भी जो है पीछे की ओर एक झटका लगता है, इसी को बोलते हैं प्रतिक्षेप वेग। और इसको निकालने का फॉर्मूला होता है कि v इज इक्वल टू होता है, प्रतिक्षेप वेग होता है माइनस एम भी डिवाइड बाई कैपिटल भी। यहाँ पे समझ लीजिए स्मॉल एम और कैपिटल एम, और स्मॉल जो भी है क्या है, छोटा जो एम है ये है मास ऑफ बुलेट, यानी जो है गोली का जो द्रव्यमान है, और बड़ा एम जो है ये मास ऑफ गन है, बंदूक का मास है, और छोटा जो भी है ये है वेलोसिटी ऑफ बुलेट। तो यहाँ पे हमको भी निकालना है, और भी जो है क्या है, ये है रिकॉइल वेलोसिटी, जो बंदूक जो है पीछे की ओर जो झटका लगेगा ना, उसी का यह वेग है। तो v इज इक्वल टू माइनस एम भी डिवाइड बाई कैपिटल भी। तो यहाँ पे देखिए मास ऑफ बुलेट कितना दिया हुआ है, 40 ग्राम की गोली, यानी जो है बुलेट का जो मास है 40 ग्राम माइनस 40, और यहाँ पे ग्राम है तो केजी में बदलने के लिए क्या करेंगे, पहले हम केजी में बदल देते हैं। एम जो दिया हुआ है 40 ग्राम है, इसको हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, केजी में आ जाएगा। तो यहाँ पे मास कितना हो जाएगा, हम इसको लिख सकते हैं 4/100, और वेलोसिटी कितना दिया हुआ है 180, और डिवाइड बाई यहाँ पे फॉर्मूला में है ना, ये वाला फॉर्मूला, डिवाइड बाई है एम, यानी मास ऑफ गन, मास दिया हुआ है 3 kg, डिवाइड बाई 3 kg, और माइनस साइन, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 2 से बचे 10 हो जाएगा, फिर 2 दूनी 4, 8 दूनी 36 हो जाएगा ऊपर में, माइनस 36 और 5 दिया 15, 15 दूनी 30 हो जाएगा, माइनस 2 और पॉइंट, और 15 चौके 60, यानी जो है माइनस 2.4 मीटर पर सेकेंड जो है प्रतिक्षेप वेग होगा। ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। गति का दूसरा नियम खाली स्थान से संबंधित है। तो गति का दूसरा नियम क्या बोलता है, किसी वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के समानुपाती होता है। लिख देते हैं, किसी वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर किसी वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है। संवेग परिवर्तन की बल की दिशा में ही होता है। और क्या बोल सकते हैं, संवेग परिवर्तन जो होता है वो बल की दिशा में होता है। तो यहाँ पे डिफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है कि किसी वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर जो है उस वस्तु पर आरोपित बल के जो होता है वो समानुपाती होता है। एफ क्या है, अप्लाइड फोर्स, और डी भी क्या है, डीपी, यह है संवेग परिवर्तन की दर, यानी जिसमें जो मोमेंटम में जो चेंज होगा। तो ये बोलता है गति का दूसरा नियम किससे संबंधित है, तो संवेग से संबंधित है। ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। न्यूटन के गति का दूसरा नियम है, दो परस्पर प्रवाही वस्तुओं पर बलों के बीच संबंधों का व्याख्या करता है। नहीं, जड़त्व के नियम से भी जाना जाता है। दूसरा नियम को जड़त्व का नियम नहीं जाना जाता है, फर्स्ट लॉ को जाना जाता है। फर्स्ट लॉ को बल के प्रभाव को समझने में सहायक होता है। हाँ, बल के प्रभाव को
समझने में सहायक होता है। और हम लोग का दूसरा नियम से ही हम लोग का बल का इक्वेशन मिलता है, F इज इक्वल टू ma। तो ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा, 20 का सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। समीकरण F इज इक्वल टू ma न्यूटन के खाली स्थान के नियम के रूप में जाना जाता है। तो F इज इक्वल टू ma जो है न्यूटन का सेकेंड लॉ के नियम के अनुसार जाना जाता है। हम लोग का जो न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है उससे हम लोग का बल का इक्वेशन प्राप्त होता है। और बल का पूछा जाएगा कि बल की परिभाषा जो है कौन सा नियम से हमको मिलता है बल की परिभाषा, तो फर्स्ट लॉ से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन के गति के तीसरे नियम के लिए सही है? बल एक निकाय पर लागू होता है, बी है बल एक ही निकाय के विपरीत दिशा में लागू होता है, और सी है बल अलग अलग निकायों पर विपरीत दिशा में लागू होता है, और डी है बल दूरी पर निर्भर है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बल जो है अलग अलग निकायों में विपरीत दिशा में लागू होता है। सपोज कीजिए एक ये वाल है, तो वाल पे क्या करते हैं हम लोग, कोई इसमें कोई चीज़ अपने हाथ को जो है बीट किए, तो जितना हम लोग जितना फोर्स से जो है जितना हम लोग फोर्स इस दीवार पे लगाते हैं, दीवार भी हम लोग को उतना ही फोर्स से अपोजिट डायरेक्शन में यानी विपरीत डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। इसी को बोलते हैं न्यूटन के गति का तीसरा नियम, यानी कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। लास्ट क्वेश्चन है, न्यूटन के गति के नियम का प्रकाशन जो है किस वर्ष किया गया था? 1678 भी है, 1787 सी है 1778, और डी है 1687। तो इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर नंबर डी, 1687 में। तो न्यूटन के गति का नियम का जो प्रकाशन हुआ था 1687 में हुआ था।